हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग आज ट्रायल टेस्ट जो हमारा सेकेंड ट्रायल टेस्ट हुआ था उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये ओवरऑल जो 100 MCQs थे ये बिल्कुल नए हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको कहीं भी हमने इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस सेट, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं भी अपलोडेड नहीं है। फर्स्ट ट्रायल टेस्ट में मुस्कान ने टॉप किया था जिसका 83 आया था, एंड सेकेंड टेस्ट में ईरम ने टॉप किया है जिसका 84 मार्क्स आया है। अब बेसिकली नो डाउट अगर हम लोग टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो इसमें टॉप करने से किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, बट नो डाउट अगर आपका टेस्ट सीरीज़ में 80+ आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की श्योरिटी है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एंड आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नो डाउट आपका बहुत ही ईजिली उसमें मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का बेनिफिट ही यही मिलता है कि स्टूडेंट्स को एक आइडिया लग जाता है कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में उनको मेहनत करना है, किस लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। एंड जब हम लोग टेस्ट सीरीज़ ऑप्ट करते हैं, जो भी क्वेश्चंस हम लोग को नहीं आ रहे हैं या जो भी टॉपिक में हम लोग को डाउट हो रहा है, तो नो डाउट टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, वो पर्टिकुलर टेस्ट ख़त्म होने के बाद आप वो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज़। इसका बेनिफिट आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बट जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर दोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इस टेस्ट सीरीज़ का कितना आपको बेनिफिट मिला। एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते देते तब तक आप लोग यूज टू हो जाते हो, एंड कोई भी टेस्ट जब आप देते हो ना, तो जो 2 आवर्स का टाइम पीरियड आप डिवोट कर रहे हो टेस्ट देने में, उसकी भी एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि आपको ये पता हो जाता है तब तक कि अच्छा कितने घंटे में, कितने टाइम में हमको कितना क्वेश्चंस करना है, सो दैट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम ज़्यादा टाइम दे पाएँ, एक प्रॉपर रिवीजन दे पाएँ। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करोगे तो आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। एक तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट्स में आपको अभी भी डाउट है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक टाइम मैनेजमेंट आप प्रॉपर कर पाओगे कि कितने टाइम में हमें कितने क्वेश्चंस कवर करने हैं। टेस्ट सीरीज़ अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टेस्ट होगा वो यूनिवर्सिटी वाइज होगा। अभी 2 जो ट्रायल टेस्ट हमने कंडक्ट किया था ये यूनिवर्सिटी वाइज नहीं था, ये ओवरऑल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। तो अब जो यूनिवर्सिटी वाइज पैकेज टेस्ट हम लोग अनाउंस करेंगे वो पूरा जून एंड जुलाई रन करेंगे, बट कुछ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जून में भी है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग टेस्ट सीरीज़ अनाउंस करेंगे एंड सबकी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये सेकेंड ट्रायल टेस्ट की PDF है। इसकी PDF सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिल पाएगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, तो इस वीडियो से ही आप इसकी कवरेज कर सकते हो। चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं, जहाँ देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, furniture of the book value of rupees 1500 was sold for rupees 600 and new furniture of rupees 1000 was purchased and cartage of rupees 25 paid. What is amount of capital expenditure? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जिसमें आपने आज की डेट पे खर्चा किया है, बट इसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता है। तो नो डाउट अगर हम लोग यहाँ पे असेट खरीद रहे हैं, जो न्यू फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि असेट आप आज परचेज करते हो, आज आपका खर्चा होता है, बट बेनिफिट बहुत सालों तक मिलता है। तो जो आपका न्यू फर्नीचर है वो तो 1000 का है, प्लस उस पर 25 रुपीज़ का आपने कार्टेज भी पे किया है। तो ओवरऑल 1250 क्या होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये सब तो टॉपिक बहुत इजी है, हमने पहले पढ़ा हुआ है बीकॉम में तो हमें याद होगा, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, इसमें हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, इसलिए हमने इस पर अलग से एक सेशन अपलोड किया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट, loss caused by theft of a cash by cashier during business hours is a loss of revenue nature, capital nature, deferred revenue nature, liability. अब देखो ये जो लॉस बाय थेफ्ट है ये बेसिकली हम लोग कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में 2 साइड दिखा देते हैं। तो जो भी चीज़ आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहे हो, नो डाउट वो किस नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का। और ये हमने उस कॉन्सेप्ट सेशन में बताया जहाँ हमने कैपिटल एज वेल एज जहाँ हमने कैपिटल वर्सेज रेवेन्यू के बीच में डिस्कशन किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ए। Next, Vivek started business with a capital of 20,000 and purchased goods worth rupees 2,000 on credit. These transactions may be expressed in the form of an accounting equation such as, अब देखो सिंपली हमारा जो इक्वेशन है वो है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। कैपिटल हमारा 20,000 है, और जब आप गुड्स खरीद रहे हो तो नो डाउट आपके पास असेट आया इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, बट आप क्रेडिट पे परचेज करो तो क्रेडिटर भी आया, तो ये 2000 हो गया, इज इक्वल टू असेट कितना होगा 22,000, क्योंकि यहाँ पे ये असेट तो दिख ही रहा है
2000 का जो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक है, और जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैपिटल से तो एंट्री क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल, और कैश क्या है, असेट है। क्लियर? तो 20,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 22,000, ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन 1 में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, LIFO इन्वेंट्री मेथड वॉज यूज्ड इन ईयर 1, FIFO इन ईयर 2 एंड वेटेड एवरेज इन ईयर 3, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड। हम देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना होता है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही बोलता है कि आपको हर ईयर अपने मेथड्स को कंसिस्टेंट रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जब आप ट्रेडिंग पीएल की बात करो या बैलेंस शीट की बात करो तो उसको बहुत ही ईजिली हम कंपेयर कर पाते हैं। क्लियर? अभी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, कन्वेंशंस हैं, हमने इस पर भी डिटेल सेशन अपलोड किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कंसिस्टेंसी। वॉयलेटेड मतलब तोड़ना। नेक्स्ट, बैंक लोन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब भी बैंक लोन अकाउंट होता है तो किसी के नाम से होता है, जैसे मेरे नाम से अकाउंट होगा ना, तो मेरे नाम से अगर कोई अकाउंट है तो वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, an invoice of rupees 560 is entered in the sales book rupees 650. The total of the debit side of trial balance is 21240, assuming no other credit of the trial balance. अब देखो इस क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा है कि इन्वॉइस जो मतलब आपने सेल किया है वो कितने का किया है, 560 का, पर वो बुक में एंटर कितना हुआ है, सेल्स बुक में 650। तो जो कस्टमर का अकाउंट होगा उसमें आपने जब एंट्री की तो यहाँ क्या किया, टू सेल्स। तो कस्टमर के अकाउंट में जो डेबिट हो रहा है वो 650 से हो रहा है, बल्कि होना कितने से था, 560 से। तो यहाँ देखो 90 एक्सेस डेबिट हुआ है इन द बुक्स ऑफ कस्टमर। क्लियर? और डेबिट बैलेंस कितना है, 21240। तो नो डाउट जो क्रेडिट बैलेंस रहा होगा करेक्ट, वो कितना होगा, -90। नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट इज यूज टू रेक्टिफाई दोज एरर्स विच हैव बीन लोकेटेड। तो नो डाउट अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट की बात करें तो ये हमें कहाँ हेल्प करता है, ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो उस टाइम हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो करेक्ट आंसर होगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ क्लब। अब देखो क्या इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर परचेज दिया है, हमारे पास स्टॉक गुड्स सोल्ड एज स्क्रैप दिया है एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने कितना स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम्ड किया है। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे बोला है द अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम यही दिखाएंगे कि कितना ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम्ड हुआ है। तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 80,000 माइनस 30,000। अच्छा, अब यहाँ देखो स्क्रैप दिया हुआ है 500 का, तो ये भी माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि सेल हो रहा है ना। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंस को कम कर देगा। तो इससे जो कैलकुलेशन करने पे वैल्यू आएगी वो आएगी 69,500, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ये 69,000 नहीं, ये 69,500 और करेक्ट आंसर क्या होगा, 69,500। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व? प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब देखो अगर हम लोग कैपिटल रिजर्व की बात करें तो ए, बी, डी ये तो कैपिटल रिजर्व है, बट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये कैपिटल रिजर्व नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, चेतन स्टार्ट्स अ बिजनेस अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अपॉइंट्स केतन एज अ मैनेजर ऑफ द बिजनेस। चेतन used Ketan's name in the title of the firm with Ketan's permission. The firm is carried on under the name Chetan Ketan and Company. Here Ketan is treated as, अब देखो आपने उसके प्रेजेंस में जब उसका नाम यूज़ किया है तो सिंपली ये क्या है, पार्टनर बाय स्टॉपल। और स्टॉपल में यही चीज़ बोला था कि ठीक है आपकी प्रेजेंस में आपका नाम यूज़ किया जा रहा है तो बाद में आप भी लायबल होगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ऑप्शन देखते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, सब पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। करेक्ट आंसर होगा बी, पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। नेक्स्ट, X and Y are partners who share net income in the ratio of 4:3 respectively and have capital balances of 10,000 8,000 respectively. अब Z एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर के लिए और वो 6,000 कैपिटल ला रहा है, 4,200 गुडविल ला रहा है। द न्यू कैपिटल बैलेंसेज ऑफ X, Y, Z रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ सिंपली देखो हम लोग को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बना लेना है। तो कैपिटल अकाउंट नो डाउट सबको बनाने आता होगा, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। X का ओपनिंग कैपिटल है 10,000, हम सिर्फ डायरेक्ट लिख रहे हैं, और Y का 8,000 है।
जेड ने कितना कैपिटल लाया 6000 और जेड जो गुडविल ला रहा है नो डाउट, क्योंकि एडमिशन की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये 4200 डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन एक्स एंड वाई। क्लियर? अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो पहले आपको कैलकुलेट करना होगा जेड के शेयर की हेल्प से, और उसके बाद आप कैलकुलेट कर पाओगे टोटल कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड। हमने जब न्यू शेयर निकाला ना, तो न्यू शेयर आएगा 4:3:1 एंड जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो वो आएगा 4:3। अभी हम बाद में इसको कैलकुलेट करके भी बता देंगे कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो अब इस 4200 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 4:3, और 4:3 पे डिस्ट्रीब्यूट करने पे x को मिलेगा 2400 और y को मिलेगा 1800। क्लियर? तो देखो x का जो टोटल अमाउंट है वो है 12400, y का है 9800 और z का है 6000, जो कि देख लेते हैं गिवन ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। गिवन ऑप्शन में करेक्ट आंसर है डी 12,400, 9800 एंड 6000। नो डाउट इसके लिए आपका पार्टनरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना आएगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, हम इसको अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एन अकाउंट रियलाइज फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड असेट इज क्रेडिटेड टू। कह रहा है अगर अकाउंट रियलाइज हो रहा है अनरिकॉर्डेड असेट से तो उसको हम कहाँ डालते हैं? सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है और असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें जाती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट, Ram and Rahim are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. They admit Lias and the new profit sharing ratio is 4:2:1. The sacrificing ratio will be, देखो sacrificing ratio simply क्या होता है? old ratio minus new ratio. Clear? और हमसे क्वेश्चन में पूछा है राम, रहीम और इलियास बाद में ऐड हो रहा है, तो राम का रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो है 5/8 और न्यू रेशियो कितना है? 4/7। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 35 - 32 डिवाइडेड बाय 56। तो राम का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3/56। ऐसे रहीम का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रहीम का ओल्ड रेशियो है 3/8 ये रहा, और न्यू रेशियो कितना है? 2/7। ये हो जाएगा 21 - 16 डिवाइडेड बाय 56, और हम कह सकते हैं 5/56। तो उसका था 3/56, इसका है 5/56। सिंपली आंसर कितना हो जाएगा? 3:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा था तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अवेलेबल फॉर CRR। किसके लिए अवेलेबल होगा? रिडम्पशन एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, Monica Limited purchased land and building worth rupees 28,80,000 and in lieu issued debentures of 100 each at a discount of 4%. What is the number of debentures issued? अब देखो भले 100 रुपये का डिबेंचर है पर आपने 4% डिस्काउंट पे इशू किया है तो सीधे सीधे 96 रुपीज़ पे इशू किया है, और आपको कितना पेमेंट करना है? आपको पेमेंट करना है 28,80,000 का। तो 28,80,000 अगर आपको पेमेंट करना है और एक डिबेंचर 96 का है, तो ओवरऑल जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 30,000 डिबेंचर्स आएंगे। मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको कितना इशू करना होगा? 30,000। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू। करेक्ट आंसर होगा कैपिटल रिजर्व, क्योंकि शेयर फॉरफीचर का जो भी बैलेंस होता है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट, unclaimed dividends is shown on the liability side of the balance sheet under the heading of unclaimed dividend है। नो डाउट करंट ईयर में अगर वो अनक्लेम्ड है तो नेक्स्ट ईयर तो उसका पेमेंट हो ही जाएगा। इसको हम कहाँ दिखाते हैं? करंट लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जो ओनली फॉर अ 1 ईयर होगी। नेक्स्ट, द इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो इज क्विक रेशियो। अब बहुत जल्दी ना हम फाइनेंस पे बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे क्लासेस अपलोड करेंगे, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो HPU हो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ना टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। नेक्स्ट, कॉस्ट दैट आर नॉट रेलेवेंट इन कैलकुलेटिंग द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डिसीजंस एंड आर इररिवोकेबल इन अ गिवन सिचुएशन मे बी नोन एज संक कॉस्ट। क्योंकि संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमने पास्ट में इनकर की और अब हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं कहीं भी डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट,
डेट फाइनेंसिंग इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज ऑफ, आप देखो डेट हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट होता है ना उस पर टैक्स की हमें डिडक्टेबिलिटी मिलती है। ऑप्शन देखते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स डिडक्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स नॉट पेबल टू लेंडर्स। करेक्ट आंसर होगा सी। और ये जब हम एफएम की क्लास अपलोड करेंगे, वैसे हमने लास्ट ईयर भी एफएम की क्लास अपलोड की थी, बट इस बार हम थोड़ा और डिटेल में सेशंस अपलोड करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस? एक्सपेंशन प्रोग्राम है, इन्वेंट्री लेवल, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, मर्जर। करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं है। कैपिटल बजटिंग मतलब जहां हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट ब्रेक इवन पॉइंट? सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां ना आपका कोई बेनिफिट है, मतलब ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, तो सिंपली अगर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल होगा तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? जीरो। क्लियर? तो यही तो ब्रेक इवन पॉइंट बताता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड कंपोजिट फंड, स्पेसिफिक कॉस्ट, कंपोजिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और सिंपल एवरेज कॉस्ट। करेक्ट आंसर होगा बी, कंपोजिट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह सब पे हमने लास्ट ईयर डिटेल सेशंस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। नेक्स्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज नोटिफाइड ऑन, इसकी जो डेट थी वो थी 30 अगस्त 2013, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, विच एक्ट इन इंडिया फोकसेज ऑन डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? IT Amendment Act 2008। Next, a company comes into existence only after its promotion, formation, registration, operation. Correct answer होगा C, registration. Next, who stated that every agreement and promise enforceable at law is a contract? David M. Walker, Sir Pollock, Sir Salmon, Sir William Anson. Correct answer होगा B, Sir Pollock. अब देखो, अगर हम लोग बात करें बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, तो उसमें भी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ऑलरेडी क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। आफ्टर दैट हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप पे भी डिस्कशन करेंगे, तो वो MCQs आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज आर नॉट अवेलेबल टू बायर फॉर ब्रीच ऑफ अ वारंटी बाय द सेलर? देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। बायर कैन क्लेम डैमेजेस, ये तो कर सकता है। बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं। आप अगर वारंटी तोड़ रहे हैं, मतलब सिंपली देखो होता क्या है कि दो चीज़ होती है, एक होता है कंडीशन, एक होता है वारंटी। अगर किसी ने कंडीशन तोड़ी तब तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, बट अगर वारंटी तोड़ी तो सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द फर्स्ट अथॉरिटी बिफोर whom a complaint may be filed by a consumer as per the Consumer Protection Act 1986 is District Forum. Next, according to Section 2, Subsection 7 of the Sales of Goods Act 1930, which of the following has not been included in the term goods? Food served in a hotel, foreign currency, goodwill, decree of court. करेक्ट आंसर होगा ए, फूड सर्व्ड इन अ होटल। इसको हम लोग गुड्स की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, when certain circumstances compel a person to act as an agent for another without his express authority, this type of agency is known as agency by estoppel, agency by implied authority, agency by necessity, agency by holding out. आप देखो एक्सप्रेस तो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें आपको कंपेल किया जाता है, मतलब आपको बोला जाता है, आपको फोर्स किया जाता है एक तरह से कि आप एजेंट बनो, तो ये इसके लिए आंसर होगा एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट? कासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां दोनों पार्टी का इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, बट स्टिल उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है। लेट्स से अमेजन ने एक पार्सल दिया और उस पार्सल के लिए पेमेंट बी ने किया था, बट गलती से अमेजन ने ए को डिलीवर कर दिया। ए ने बिना बताए उसको यूज़ भी कर लिया। अब जब बी ने कंप्लेन किया अमेजन के पास कि आपने मेरा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया है, तो अब इस केस में अमेजन क्या करेगा कि वो गुड्स तो डिलीवर कर देगा बी के पास, बट वो ए के पास जाएगा और कहेगा कि जिस चीज़ का आपने पेमेंट नहीं किया उस चीज़ के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या, एज पर लॉ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो, ना अमेजन ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था, ना ए अमेजन के साथ करना चाहता था, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा कासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर?
इन सब पे वैसे तो हम डिटेल डिस्कशन कर ही रहे हैं, जो हमने लॉ की क्लास अपलोड करनी स्टार्ट की है एमसीक्यूज की वहाँ। लिखा है कासी कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज गिव्स राइज टू राइट इन पर्सोनम नॉट इन रेम। इट इज़ क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि अग्रीमेंट तो होगा ही नहीं, कासी कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे तो दोनों पार्टीज का इंटेंशन ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेलमेंट? क्लॉक रूम, पोस्ट ऑफिस, डिपॉजिट विद बैंक, फेयर प्राइस शॉप। डिपॉजिट विद बैंक ये बेलमेंट नहीं है। नेक्स्ट, Balu, Lalu and Kalu are partners in a firm. They admit Malu as a minor partner to the benefit of partnership. Within 6 months of his attaining majority, he fails to give a public notice of his intention that he has become a full-fledged partner. On the other hand, all other partners refuse to take him as a partner. In this case, which of the following statement is correct? अब देखो यहाँ लिखा है Malu is not liable as a partner. Malu can become a partner. Public notice is not essential for a minor partner on attaining majority. A suit may be filed by other partners for dissolution of the firm. नो डाउट जो मालू है वो पार्टनर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप माइनर पार्टनर होते हो तब तक तो ठीक है, बट जब आप मेजर में कन्वर्ट हो जाते हो और आप अगर एज अ पार्टनर उसको ज्वाइन कर रहे हो तो फिर आपको पब्लिक नोटिस देना होता है। भले आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया बट स्टिल आप क्या माने जाओगे? पार्टनर माने जाओगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कैन एन ऑडिटर सबमिट? क्वालिफाइड। नेक्स्ट, a auditor is like a watchdog. Next, in India, the Consumer Protection Act 1986, that is COPRA, was passed on 5th of December 1985. Next, the previous year for the assessment year 14-15 is 2013-14. और देखो हमने इनकम टैक्स पे भी क्लास अपलोड किया जहाँ हमने बहुत शॉर्ट में सिर्फ वो टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं कवर की तो क्लास ज़रूर कर लेना, हम उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, द ऑडिट रिस्क मे एग्जिस्ट वाइल वेरीफाइंग वेरियस आइटम्स ऑफ कैश बुक, आइटम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट, स्केल अप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन implies that all subordinates have only one superior. Line of authority इज डिफाइंड क्लियरली। करेक्ट आंसर होगा बी। आप देखो इन सब टॉपिक पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उन पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। बस ये है कि वो सीएमए की एक क्लास हमने अपलोड की थी वहाँ मेंशन किया था, तो वो क्लास भी आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है और वो भी हमने ऐड की हुई है प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट, इन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट्स, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट आउटकम, एडवांसमेंट, अवार्ड, अकाउंटिंग। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि सिंपली हमसे क्वेश्चन में एक्सपेक्टेंसी के बारे में पूछा था और एक्सपेक्टेंसी किसको डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट आउटकम। नेक्स्ट, हु इज अ डेवलपर ऑफ टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? करेक्ट आंसर होगा ए, हर्जबर्ग। ये सब क्वेश्चन साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज लाइन डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट, स्ट्रैटेजिक प्लान और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्लान। करेक्ट आंसर होगा डी, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट, PIP test seeks to measure IQ, personality, interest, preferences, preferred investment plan और quality of product। करेक्ट आंसर होगा बी, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस। अब देखो ये जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट से टॉपिक है ना रिलेटेड, इस पे भी हम बहुत जल्दी डिस्कशन करने वाले हैं, उसकी PDF भी अपलोड कर देंगे सो दैट आपको कहीं पे भी कुछ नोटिंग की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वॉज नॉट गिवन बाय फ्योल? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी है, बट स्टैंडर्डाइजेशन ये फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, न्यू क्लासिकल थ्योरी टाइम पीरियड इज 1930 to 50। जो लर्न करने वाला है उसका हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द मेथड यूज टू डिटरमाइन वेज डिफरेंशियल्स? मेरिट, जॉब डिज़ाइन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनलार्जमेंट। करेक्ट आंसर होगा सी, जॉब इवैल्यूएशन, क्योंकि जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तभी तो उनको अलग अलग बेसिस पे पेमेंट करेंगे। जो जितना अच्छा काम करेगा, जो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा उसको उतना ज़्यादा पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज an extension wing of Ministry of Finance, Government of India? No. A body corporate having perpetual succession and a common seal? Yes. Correct answer होगा B. Next, bureaucratic models were given by Max Weber. Next, the shop management was given by
F.W. टेलर। अब ये सब साथ ही साथ लर्न करते जाना। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स इज रिलेटेड विद द टेस्ट ऑफ वैल्यूज और सोशल वैल्यूज। हु सेड इट? पीटर एफ ड्रकर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? एसेंस की बात किया तो कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटिंग। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एग्जाम में पूछते हैं। अब कई बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर भी बन जाता है और कई बार इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो डिपेंड करता है, आपको सब कुछ लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, अ कोड ऑफ एथिक्स स्पेसिफाइज द रूल ऑफ सेलिंग, रूल ऑफ सेल्स प्रमोशन, टारगेट। करेक्ट आंसर होगा डी, एथिकल रूल्स ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट, span of control means that an organization consists of various departments. Each person's authority is clearly defined. Every subordinate has one superior. A manager can supervise only a limited number of subordinates. ये सब क्वेश्चन हमने जब बिजनेस मैनेजमेंट के MCQs अपलोड किए थे तो वहाँ डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट, TQM's मेजर एम्फेसिस इज ऑन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी। नो डाउट यहाँ पे हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट की ही बात करते हैं। नेक्स्ट, इन मार्केटिंग मिक्स विच 4 P's आर कवर्ड? पीस की बात करें तो पहला है प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्रमोशन, देन प्लेस, जो कि देखो गिवन ऑप्शन 1 में दिया है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल मीडिया? कॉस्ट, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, आउट ऑफ होम। करेक्ट आंसर होगा ए, बाकी 3 प्रमोशनल मीडिया का पार्ट है। नेक्स्ट, डिविडेंड इज इनकम ऑफ द नो डाउट शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज लिंक टू मैनेजरियल प्लानिंग, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट कंट्रोल, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब जहाँ आप अपना काम किसी और को देते हो, सिर्फ अथॉरिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा मैनेजमेंट कंट्रोल, क्योंकि ये बेसिकली किस में होता है? बिजनेस मैनेजमेंट में। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ selection of right candidate, developing a pool of potential employees, इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, अरेंजिंग वॉक इन्स। अब रिक्रूटमेंट की बात हो रहा है, यहाँ भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो रिक्रूटमेंट हम लोग इसलिए अनाउंस करते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ सके। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द 7-point प्लान फॉर टेकिंग द बेस्ट इंटरव्यू मेथड? करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोफेसर ए रोजर्स। अब जो लर्न करने वाला है इसलिए हमने बताया, पहले हम डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस वाज डेवलप्ड बाय एल्टन मेयो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लीस्ट सस्पेक्टेबल टू पर्सनल बायस? 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम, फोर्स चॉइस मेथड, रैंकिंग मेथड, चेकलिस्ट। करेक्ट आंसर होगा ए। ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? डेफिसिट फाइनेंसिंग, SLR है मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट, देन CRR भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, डेफिसिट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट, लीज फायर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन नो डाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सोसाइटी, क्योंकि लीज फायर का मतलब सिंपली होता है कि जो कस्टमर बोलेगा हम वही बना के बेचेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी resolution was issued in 1948. Next, if price of any commodity decreased by 20% and the demand for that commodity increased by 40%, the elasticity of demand would be, देखो प्राइस 20% से डिक्रीज हुआ बट जो हमारा डिमांड है वो 40% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब इससे प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो नो डाउट ED क्या होगा? ग्रेटर देन 1, दैट इज हाईली इलास्टिक। करेक्ट आंसर होगा डी। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनफैक्ट ओवरऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसीलिए ना हमने इसका एक डिटेल सेशन भी अपलोड किया हुआ है। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं की है तो वो क्लास ज़रूर से कवर कर लेना। देन नेक्स्ट, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट विद द बजट लाइन। सिंपली जहाँ पे बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, मतलब इंडिफरेंस कर्व बेसिकली टैंजेंट होना चाहिए इंडिफरेंस बजट लाइन पे, तो उस केस में कंज्यूमर क्या होता है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे। ऑप्शन देखते हैं, इज बिलो एन इंडिफरेंस कर्व, इज अबव एन इंडिफरेंस कर्व, इज टैंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी नो, लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही आप अर्न कर सकते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट इनएफिशिएंट फर्म्स भी होता है, प्रोडक्ट होमोजेनिटी।
ये इसका फीचर नहीं है, यहाँ पे हेट्रोजीनियस होता है प्रोडक्ट, ना कि होमोजीनियस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म विटनेस किंग डिमांड कर्व? नो डाउट ओलिगोपोली फर्म। नेक्स्ट, which of the following economies accrue all the firms in an industry? Economies of concentration. Two conditions are required to be there for the equilibrium under monopoly. These are, पहला तो MR MC के बराबर होगा और दूसरा MC कर्व हमेशा कट करेगा MR को फ्रॉम बिलो, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ फर्म अकर्स व्हेन इट्स, जहाँ कोई प्रॉफिट ना हो, जहाँ कोई लॉस ना हो, ना तो फायदा हो ना नुकसान हो। क्लियर? तो ये तभी हो सकता है जब टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होगा? टोटल कॉस्ट के, जितना अर्न किया उतना ही खर्चा भी किया। इफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन ऑफ एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इन द सैंपल इज इक्वल, इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट, द हेवी इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी ऑफ द महालनोबिस मॉडल वॉज इनिशिएटेड इन सेकेंड प्लान। Which of the following is not a restricted random sampling technique? Simple random sampling, इसमें बेसिकली किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनोवा वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर फिशर। चंक सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट, पैरामीटर रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। नेक्स्ट, अ हाइपोथेसिस दैट asserts that there is no true difference in the sample and population in the particular matter under study is termed as null hypothesis, true hypothesis, alternate hypothesis, rejected hypothesis. Correct answer होगा A. Next, the coefficient value is always a ratio. Given the following test, chi square test, t test, f test, z test, the concept of degrees of freedom is associated with what is economic order quantity? EOQ कह रहा है। EOQ बेसिकली क्या है? EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली बताता है कि कितना ऑर्डर साइज हमें एक बार में करना है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। नेक्स्ट, व्हाट इज गेट हायरिंग? टू सेलेक्ट पीपल हु अप्रोच ऑन देयर ओन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू सेलेक्ट पीपल हु आर रिकमेंडेड बाय द एम्प्लॉयज, टू सेलेक्ट पीपल फ्रॉम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, टू सेलेक्ट पीपल सप्लाइड बाय लेबर कॉन्ट्रैक्टर। करेक्ट आंसर होगा ए। As per RBI Act 1934, scheduled banks are included in second schedule. Next, IRDA is a regulator of insurance. The largest contribution in India's national income is from services. Next, repo rate is the rate at which, repo rate वो रेट होता है जिसपे RBI बैंक्स को लेंड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, द RBI lends to बैंक्स। अब ये ना टॉपिक हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी बोला हुआ है कि क्रेडिट पॉलिसी दैट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, ये जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज़ हैं इस पे डिस्कशन ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट, एग्जिम बैंक वो सेटअप इन 1982। गैट्स इज रिलेटेड टू सर्विसेज। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी? फाइनेंस मिनिस्ट्री। The standard of living in a country is represented by its per capita income. TRIPS agreement is administered by WTO. It is a plan which quantifies future facts and figures. Procedure, program, rule, budget. Correct answer होगा D, budget, क्योंकि यहाँ पे ही budget में ही basically क्या बताता है? Future facts and figures. Next, these needs are most basic in the hierarchy of motivation theory and correspond to primary needs. साइकोलॉजिकल नीड्स हमने ये बताया भी है। अगर मोटिवेशनल थ्योरी की बात करें तो हमने ये हिरारकी बहुत अच्छे से डिस्कस की है, पूरा इस पर डिस्कशन किया है। बस यही है कि टॉपिक जो अपलोड किया जा रहा है वो अगर आप प्रॉपरली एक बार समझ लो ना तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव? परक्विजिट्स है, जॉब एनरिचमेंट, ये कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग है, को पार्टनरशिप है। बट अगर हम लोग बात करेंगे जॉब एनरिचमेंट की तो ये कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज स्टाफिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैंजिबल एसेट? ट्रेडमार्क्स, मशीनरी, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज। बाकी तीन है बट ट्रेडमार्क ये इनटैंजिबल एसेट है। इनटैंजिबल एसेट मतलब जो फिक्स्ड एसेट तो है बट जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते। एंड इट
एंड इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है परचेजिंग अ न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नो डाउट यहाँ पे हम असेट की बात कर रहे हैं और फिक्स्ड असेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो कौन सा डिसीजन होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो ये ओवरऑल 100 MCQs से रिलेटेड टू सेकेंड ट्रायल टेस्ट। इसकी PDF उन स्टूडेंट्स को भेज दी जाएगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और बाकी क्लासेस सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है यूट्यूब पे। अच्छा, आगे की जो टेस्ट सीरीज़ है, जो पैकेज टेस्ट सीरीज़ लेंगे स्टूडेंट, सिर्फ उनको ही PDF भी मिलेगा, उन्हीं के साथ डिस्कशन सेशंस पे होंगे और उन्हीं को ही ये डिटेल डिस्कशन जो हम क्वेश्चंस का कर रहे हैं वो मिलेगा। तो उस टेलीग्राम पे आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहो उसकी इन्फॉर्मेशन आप हमको प्रोवाइड कर सकते हो। अब अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आप इजीली एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाओ। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में जहां हम अगेन कुछ प्रैक्टिस सेट पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।